नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली करंट अफेयर प्रोग्राम्स में। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको 8 क्वेश्चंस दिए थे डेली जनरल अवेयरनेस क्विज के बेस्ड पे, जिसमें हमने आपको जो करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चंस कराए थे या फिर कंसेप्ट जो समझाया था उसके बेसिस पे आपको प्रैक्टिस के लिए 8 क्वेश्चन दिए थे हमने। तो उसी 8 क्वेश्चन को एक बार स्टार्टिंग में उसके आंसर्स देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है HSL granted Mini Ratna status by Defense Minister Rajnath Singh. In context to the same, tell us when was the Mini Ratna scheme introduced by the government of India? यानी कह रहा है कि HCL ने मिनी रत्ना स्टेटस दिया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के, इसी HCL को मिला है राजनाथ सिंह के द्वारा। HSL को मिनी रत्ना स्टेटस दिया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना है कि मिनी रत्ना स्कीम जो है पहली बार भारत सरकार ने कब इंट्रोड्यूस किया था। तो इसका आंसर क्या आप लोगों ने तो गेस किया होगा, आपने इसको अटेम्प्ट किया होगा। तो इसका आंसर है 1997, यानी 1997 में जो है मिनी रत्ना स्कीम स्टार्ट किया गया था। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, मिनी रत्ना जो है 1997 में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कोल इंडिया एंड डीवीसी टू jointly establish 1600 megawatt ultra super critical power plant in Jharkhand. In the context of the same, tell which district of Jharkhand and host the तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन। क्या है, कोल इंडिया और डीवीसी को ज्वाइंटली स्टैब्लिश किया गया 16,000 मेगावाट अल्ट्रा सुपर पावर से झारखंड में। इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना है कि झारखंड में तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन कहां पर होस्ट किया गया, किस डिस्ट्रिक्ट में होस्ट किया गया है। इसका आंसर आपने सही दिया होगा, आई होप। तो इसका आंसर क्या है, बोकारो। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, सेंटर क्लेरिफाइज राइट टू वोट। थर्ड क्वेश्चन देखिए, सेंटर क्लेरिफाइज राइट टू वोट इज अ स्टैट्यूटरी बट फ्रीडम ऑफ वोटिंग फॉल्स अंडर फंडामेंटल राइट ऑफ एक्सप्रेशन। यानी कह रहा है कि केंद्र सरकार या फिर सेंटर के अकॉर्डिंग राइट टू वोट जो है एक स्टैट्यूटरी राइट है, लेकिन वोटिंग करने का अधिकार जो है वह एक फंडामेंटल राइट के अधिकार में आ जाता है। अगर आप एलिजिबल है वोट करने के लिए तो सरकार, राज्य आपको बाधित नहीं कर सकती है, अनलेस आपके पास कुछ ऐसे कोई सरकार के पास ऐसे कुछ गाइडलाइंस या जो रूल्स दिए गए हैं उसके तहत आपको बाधित ना किया जाए। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में बताना है कि राइट टू वोट है क्या, फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, स्टैट्यूटरी राइट या नेचुरल राइट। तो स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया गया कि यह एक स्टैट्यूटरी राइट है, तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टैट्यूटरी राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, 11th November is celebrated as National Education Day. In context to the same, tell us Maulana Abdul Kalam Azad served as the President of India National Congress in, यानी 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। नेशनल एजुकेशन डे मौलाना अबुल कलाम आजाद के याद में मनाया जाता है, क्योंकि वो हमारे भारत देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, तो उनकी याद में नेशनल एजुकेशन मनाया था। तो इसी कॉन्टेक्स्ट पे क्वेश्चन है कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कब कब रहे हैं। ठीक, तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं 1920 1939, बी 1923 1940, सी 1921 1942 और 1924 1925। ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसका आंसर क्या है, 1923 और 1940। 1923 और 1940 में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, गूगल प्लानिंग टू डेवलप पावरफुल एआई डेटा, गूगल प्लानिंग टू, देखिए ठीक से क्वेश्चन, गूगल प्लानिंग टू डेवलप पावरफुल एआई डेटा सेंटर ऑन क्रिसमस आइलैंड इन कॉन्टेक्स्ट टू द सेम, टेल अस क्रिसमस आइलैंड इज टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय व्हिच कंट्री।
तो इसका आंसर है जो क्रिसमस आइलैंड है जो है वह ऑस्ट्रेलिया की बाहर की टेरिटरी है, यानी ऑस्ट्रेलिया के मेनलैंड से थोड़ी दूर है, लेकिन उसका जो कंट्रोल है पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है। मैप में अगर कुछ देखेंगे तो अगर नीचे वाला अगर वर्ल्ड का मैप दिखाओ, अगर इंडिया के लोकेशन के हिसाब से, तो ये कुछ इस तरह से है। यहाँ पे इंडोनेशिया का जावा सुमात्रा वाला एरिया, और इसके ठीक नीचे में ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है। ऑस्ट्रेलिया ऐसे है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे है, आपको कुछ बाहर के एरिया में है, इस तरफ में आसपास में है एक जो क्रिसमस आइलैंड है, वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन है कि बिहार नाउ हैज 6 रामसर साइट, यानी बिहार के पास अभी टोटल 6 रामसर साइट्स है, प्लेसिंग इट थर्ड आफ्टर तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश, यानी अभी तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा कहीं बिहार में ही सबसे ज्यादा रामसर साइट है। तो रामसर साइट्स के अकॉर्डिंगली आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसके बेस पे आपको बताना है ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। पहला स्टेटमेंट है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट यानी MOEFCC इज द नोडल अथॉरिटी फॉर रामसर साइट। दूसरा ऑप्शन देखिए, एवरी रामसर साइट मस्ट बी अ डिक्लेयर्ड नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी पहला स्टेटमेंट को अभी मान के चलिए कि आपको उसका स्टेटमेंट का सही है गलत नहीं पता है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट को देखिए। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि एवरी रामसर साइट मस्ट बी अ डिक्लेयर्ड नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ, यानी हर रामसर साइट को नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होना ही होना है, तभी जाके वो रामसर साइट डिक्लेयर होगा। नहीं, ये सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। तो जहां जहां आपको सेकंड स्टेटमेंट में दे रहा है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, उसको छांट दीजिए, वो आंसर में होगा ही नहीं। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो क्या ऑप्शन है आपके पास? ये ए और डी। थर्ड देखिए, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड इज अ रजिस्टर ऑफ रामसर साइट फेसिंग इकोलॉजिकल थ्रेट्स, क्या ये स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है? ये बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, और पहला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि MOEFCC के अंदर आता है, तो उसका आंसर हो जाएगा ओनली 1 एंड 3। अगला क्वेश्चन देखिए, करेंसी विद द पब्लिक डबल्स सिंस डिमोनेटाइजेशंस रीचेज 37.29 लाख करोड़। यहां पे देखिए क्वेश्चन लिख, एक बार मैं उसको ऊपर कर देता हूं ताकि आपको देखने में आसानी हो जाएगी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के ऊपर क्वेश्चन है, और पहला स्टेटमेंट है कि मनी 3 इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रॉड मनी एंड इंक्लूड्स M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स एक्सक्लूडिंग इंटरबैंक डिपॉजिट। सेकंड स्टेटमेंट है M4 is narrower than M2 as it excludes post office time deposits. थर्ड है M1 includes currency with the public demand deposits with banks and other deposits with RBI. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? A 1 and 3, B 1 and 2, C 2 and 3। तो इसका आंसर है B, यानी कि ओनली 1 and 2। देखिए थर्ड स्टेटमेंट जो कह रहा है कि M1 इंक्लूड्स करेंसी विद पब्लिक डिमांड डिपॉजिट विद बैंक एंड अदर डिपॉजिट विद RBI, यह स्टेटमेंट जो है गलत है, क्योंकि M1 विद द पब्लिक डिमांड डिपॉजिट बैंक्स एंड अदर डिपॉजिट विद RBI। और फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को देखिए, दिखाया गया है कि M3 is also called broad money and includes M1 plus time deposit with banks including interbank deposit। ये सही है स्टेटमेंट है। M1 is narrower than M2 as it excludes post office, बिल्कुल से इसमें पोस्ट ऑफिस इंक्लूड नहीं होता है। और M1 में जो है, मैं आपको किसी एक वीडियो में आपको प्रॉपर ये मनी सप्लाई का सिस्टम बताता हूँ कि M0 क्या क्या है, M1 क्या है, एक मनी सप्लाई में नाम दिया जाता है सप्लाई के लिए, तो आपको अच्छे स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा ये प्रॉपर। अभी बस आप इतना ही याद रखिए कि 1 and 2 सेकंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट जो है गलत है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज सामाजिक आधारिकता शिविर कैंप, इसी पे बेस पे क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वयोश्री योजना was launched in 2017 by the Ministry of Social Justice and Empowerment
इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम फंडेड फ्रॉम द सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड। सेकंड ऑप्शन है, सेकंड स्टेप में देखिए, द स्कीम इज बीइंग implemented by the Artificial Limbus Manufacturing Corporation Alimco, a PSU। और थर्ड स्टेटमेंट है PSU अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड, जो ये PSU है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर में है। देखिए इसका आंसर, इस तीनों स्टेटमेंट ही बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8वां का डी। अब हम चलते हैं अगले सेक्शन में, जो कि है डेली करंट अफेयर के बेस पे जो क्यूज है, जो कि हम स्टार्टिंग में यही करते थे, लेकिन आपके जो 8 क्वेश्चन दिए गए तो उसका भी आंसर तो जानना जरूरी है, इसलिए मैंने उसको भी करवाया है। अगला देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो देखिए डेली करंट अफेयर क्यूज के हिसाब से क्या है कि आर्मी एक्सरसाइज जो विमनाक्स हुआ है ये हुआ कहाँ है, जो कि इसका 6th एडिशन था। पहला ए इंडिया, बी थाईलैंड, सी वियतनाम, डी इंडोनेशिया। देखिए आप उसी टाइम पे वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को देखिए, उसका आंसर अटेम्प्ट कीजिए। मैं लगातार पढ़ाना स्टार्ट करता रहूंगा, आप वीडियो को पॉज करके देखिएगा। तो इसका आंसर क्या है, वियतनाम। यानी वियतनाम में ही 6th एडिशन का बायलेटरल आर्मी एक्सरसाइज हो रहा है विमनाक्स। जब ये बायलेटरल है तो इसका मतलब 2 ही कंट्री है, तो इसमें कौन कौन सी कंट्री है, इंडिया और वियतनाम। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, who has become the first Indian to be elected as president of the organization इंटरनेशनल डेस्क कंस्ट्रक्शन दे ऑटोमोबाइल्स। यानी OICA का प्रेसिडेंट बना है और इंडियन पहली बार बना है, तो उस व्यक्ति का नाम क्या होगा, ये बहुत न्यूज में रहा है। तो और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है शैलेश चंद्रा। शैलेश चंद्रा जी टाटा पावर्स और टाटा ऑटोमोबाइल्स के जो CEO है, CEO इन द सेंस का मतलब उसके इंचार्ज है। तो अभी उनको मिला है, प्रेसिडेंट बने हैं ऑर्गेनाइजेशन दे इंटरनेशनल देश कंस्ट्रक्शन ऑटोमोबाइल्स से मिला है। अभी फिलहाल में वो MD और CEO टाटा मोटर पैसेंजर और टाटा इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी के हैं। और ये पहली बार हुआ है कि किसी इंडियन को इस एग्जीक्यूटिव में, और ये जो ऑटोमोबाइल इंटरनेशनल दे कंस्ट्रक्शन ऑटोमोबाइल से एक बहुत बड़ी एसोसिएशन है जो ऑटोमोबाइल्स के ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी खासकर यूएन के मेंबर्स कंट्रीज है उन सभी का ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक बार मॉनिटरिंग करती है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इन द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 व्हाट इज इंडियाज रैंक इन एनुअल इंडेक्स रिफ्लेक्टिंग टू इट्स इंप्रूव्ड क्लाइमेट रेजिस्टेंस। यानी CRI ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 में इंडिया की रैंकिंग क्या है, और एनुअल इंडेक्स रिफ्लेक्टिंग कर रहा है कि क्लाइमेट रिलेशंस में क्या इंप्रूवमेंट हुआ है। तो इंडिया का रैंक क्या है, एक बार आप सोच रहे होंगे कि इंडिया का रैंक, इसमें आप सोचते होंगे जिसका जो बेहतर होगा, सबसे ज्यादा होगा रैंक, वही खराब होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा इसका बैक चलता है। यानी अगर इसमें से सॉरी, इंडिया का रैंक हालांकि 15th है। देखिए मैं ये जो बात कहना चाह रहा हूँ आपको कि अगर कोई पहले नंबर पर है, कोई दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है, चौथे नंबर पर है, इस तरह से चल रहा है, तो इंडिया की रैंक अगर 15th है तो हम ठीक स्थिति में है। जो क्लाइमेट के रेजिलियंस को लेकर हमने जो कदम उठाए हैं बिल्कुल अच्छी स्थिति में है। उतनी भी अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छी स्थिति में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, क्योंकि 2000 के आसपास इंडिया की रैंक लगभग 10 थी, तो आज 15 हो गया। यानी कि इंडिया ने अपना रैंक इंप्रूव किया है इन सब सेंस में। ठीक है, फिर लॉन्ग टर्म वाले में देखा जाए, इसमें 2 टर्म निकलते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म सेट में अभी इंडिया की रैंक 9 से 8th गई है, 8 से 9th गई है, जिसका मतलब अभी भी इंडिया ने यहाँ पे अच्छा इंप्रूवमेंट किया है। और ये जो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है, एक जर्मन थिंक टैंक है जो इस क्लाइमेट से रिलेटेड इतना रिसर्च करती है, पूरे एनुअल रिपोर्ट निकालती है। यहाँ पे एक ग्रीन वॉच एक कंपनी है, ग्रीन वॉच एक जर्मन थिंक टैंक है, मतलब जर्मन की कंपनी है जो ये सब क्लाइमेट रिस्क पे सारा कुछ अपना एक रिकॉर्ड मतलब अपना देखती है कि क्या क्या चीजें हो रही है क्लाइमेट से रिलेटेड पूरे वर्ल्ड में, और एक लिस्ट तैयार करती है, उसमें देखती है कि कौन सी कंट्री कितने हजार्डस प्लेस पे है। अगला देखिए, विच इंडियन यूनिवर्सिटी कोलैबोरेटेड इन ऑर्गेनाइजिंग द भारत से श्रीलंका
संस्कृत महोत्सव, यानी किस इंडियन यूनिवर्सिटी ने श्रीलंका के, भारत श्रीलंका एक संस्कृत महोत्सव हो रहा है कोलंबो में, वहां पे जा रही है उसके पार्टिसिपेशन के लिए। तो इसका आंसर है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। जो ये महोत्सव होगा वह कोलंबो में होगा। ये अभी एक हफ्ता तक चलने वाला है, 12 नवंबर के आसपास ही चल रहा है सारा कुछ। तो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी जा रही है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए कि इसमें से किस कंपनी ने अनाउंस किया है कि वह इंडिया की लार्जेस्ट सोलर वेफर्स और इनगोनिस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। तो इसका आंसर है टाटा पावर, यानी टाटा पावर वह कंपनी है जो लार्जेस्ट सोलर वेफर और इनगोनिस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने जा रही है। तो इसका आंसर है टाटा पावर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, which space technologies, which space telescope revealed that a large percentage of stars have Earth-sized planets। यानी एक ऐसा माइक्रोस्कोप ने देखा है कि एक स्टार्स पे प्लैनेट अर्थ है उसके साइज के बहुत सारे प्लैनेट्स हैं वहां पे। तो इसमें कौन सा ऐसा टेलीस्कोप है जिसमें यह चीजें देखी गई है, नोटिस की गई है। इग्नोरिस सपोर्टिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रियर अर्थ हाइपोथेसिस। तो इसका आंसर होगा केपलर माइक्रोस्कोप। ठीक है, केपलर। अगला देखिए, इंडिया रिसेंटली लॉन्च 100 करोड़ स्कीम, यानी अभी ने इंडिया ने 100 करोड़ का स्कीम लॉन्च किया है जो कि ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करने के लिए। कहां से? प्रोडक्शन फ्रॉम बायोमास एंड वेस्ट अंडर विच नेशनल मिशन, यानी किस नेशनल मिशन के तहत बायोमास और वेस्ट मटेरियल से वह एक ग्रीन हाइड्रोजन का प्रमोशन करने जा रही है। तो वो कौन सा मिशन है? तो इसका मिशन आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत सरकार बायोमास और वेस्ट को प्रोड्यूस करके, मतलब उसको मैन्युफैक्चरिंग, उसको टाइलिंग करके, उसके डिग्रेड करके, वह एक रिसाइकिल करके ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन बनाना चाहती है। तो ये है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। अगला क्वेश्चन देखिए कि हु वन द बाल साहित्य पुरस्कार 2025 इन संस्कृत, यानी बाल साहित्य पुरस्कार संस्कृत में किसको मिले हैं। ऐसे लगभग 27-28 लैंग्वेजेस में, या फिर भाषाएं, या जो लोकल भाषाएं हो सकती है, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल भाषाएं हैं, वह उसमें एक साहित्य पुरस्कार दिया जाता है, बाल साहित्य पुरस्कार दिया जाता है, ताकि बच्चों को प्रेरित कर सके साहित्य के फील्ड में आके। तो इस बार संस्कृत का जो मिला है उसे मिला है, प्रेरित पुजारा ने जीता है इसे। प्रेरित आर पुजारा ने बाल साहित्य पुरस्कार 2025 जीता है। और इसका बुक का नाम था, जो पोयम था एक, जबकि वो बाल शिवम। तो कभी पेपर में भी आ जाए कि बाल शिवम एक पोयम है संस्कृत की जिसको बाल साहित्य पुरस्कार मिला है। तो इसकी रचयिता कौन है? तो प्रीति आर पुजारा। ठीक, आगे चले। अगला देखिए, 9वां क्वेश्चन देखिए, व्हेन इज वर्ल्ड काइंडनेस डे सेलिब्रेटेड। देखिएगा अभी आपको, वर्ल्ड काइंडनेस डे कब मनाया जाता है? 2025 में अभी मनाया गया है रिसेंटली में। तो ये मनाया जाता है 12 नवंबर को, यानी 12 नवंबर को वर्ल्ड काइंडनेस डे मनाया जाता है। सॉरी, 13 नवंबर को, 13 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड काइंडनेस डे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, किस इंडियन स्टेट ने अभी रिसेंटली में अनाउंस किया है कि इनिशिएटिव, एक स्कीम को जो कि क्वालिटी इंकरेज करेगा, क्वालिटी परफॉर्मेंस कोऑपरेटिव और प्राइवेट शुगर फैक्ट्रीज में, जिसमें 6 फैक्ट्री हमेशा साल भर में सिलेक्ट किया जाएगा। यानी 6 फैक्ट्री साल भर में सिलेक्ट करके, जो कोऑपरेटिव होते हैं, जो प्राइवेट, और जो कुछ कुछ ऐसे कंपनीज होंगी जो सरकार की होंगी, कुछ अलग प्राइवेट से, तो कॉर्पोरेशंस के तहत में उसको इंकरेज करने, क्वालिटी परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए किया गया है। तो वो कौन सी स्टेट है जहां पे ये किया गया है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। यानी महाराष्ट्र सरकार या महाराष्ट्र में अभी इन्होंने अनाउंस किया है कि एक स्कीम लॉन्च करने वाले हैं, इंसेंटिव स्कीम लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें क्वालिटी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, इंकरेज करने के लिए कोऑपरेटिव और प्राइवेट शुगर फैक्ट्री जो है 6 फैक्ट्री को हर साल एनुअली इलेक्ट करेगी। फिर उसको उस तरह से प्रोवाइड किया जाएगा रिसोर्सेज, ताकि वह
अपना क्वालिटी परफॉर्मेंस और इंक्रीज कर सकें। अगला क्वेश्चन देखिए, जो हमारे आज का जो मेन रीजन है, टॉपिक ऑफ द डे। टॉपिक ऑफ द डे में क्या है आज? कॉमनवेल्थ गेम। और ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि अब इंडिया ने एक प्रपोजल दिया है कि वो 100वां जो कॉमनवेल्थ गेम होगा 2030 में, वह होस्ट करने जा रही है। और वह अहमदाबाद में उसको एक वेन्यू प्रपोज किया गया है। और यह बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंट मूव होगा, जो इंडिया चाहता है कि हम 2036 में ओलंपिक गेम्स को होस्ट करें। तो यहीं से ही ओलंपिक गेम्स का अगर होस्ट करने का मौका मिले तो भी भारत इसके लिए राजी रहेगा। तो कॉमनवेल्थ गेम के बारे में कुछ जान लेते हैं। क्या क्या? यह सेकेंड लार्जेस्ट मल्टी स्पोर्ट इवेंट है। सेकेंड लार्जेस्ट मल्टी स्पोर्ट कहा गया है। तो फर्स्ट नंबर 1 पे कौन सा है? ओलंपिक। मल्टी स्पोर्ट कहा गया है, यानी बहुत सारे स्पोर्ट्स हो गए। ठीक, ग्लोबली है। यह 4 साल में एक बार होता है, हर 4 साल में होता है। ठीक, 2030 में अगर ये हो रहा है तो उससे पहले 2026 में होगा या 2022 में हो चुका होगा। ठीक, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा 2026 में CWG गेम्स, इस कॉमनवेल्थ गेम को CWG गेम्स भी कहा जाता है, तो यह कहाँ होने वाला है? आगे चलिए। इसमें 70 नेशन और टेरिटरीज कम से लगभग भाग लेती हैं। ठीक, ये इतना बड़ा, बहुत बड़ा ये कॉमनवेल्थ गेम है जिसमें बहुत सारे कंट्रीज इन्वॉल्व होते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स का नॉर्मल से कहते हैं, कॉमनवेल्थ जो इसमें पार्टिसिपेंट्स कंट्री है, वो कंट्री है जो कभी यूके का डोमिनियन रही है, यानी ब्रिटिश का एक कॉलोनी रही हुई है, तो उसमें उसका पार्टिसिपेशन देखने मिलता है। और ये इसको फ्रेंडली गेम्स ज्यादा कहा गया है। ये ह्यूमैनिटी और इक्वालिटी को पार्टिसिपेट करने के लिए करता है। स्पोर्ट्समैनशिप और कल्चरल एक्सचेंज को माना जा सकता है। इसके हिस्टोरिकल इवेंट्स में देखें तो पहला एडिशन जो हुआ था इस गेम का 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। और वहीं उसको उस टाइम पे कहा जाता था ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। कहा ना कि ब्रिटिश की कॉलोनीज के जैसे में हो रहे थे वहां पे, उसी वजह। और इसका नाम आगे चल के और भी ज्यादा इवॉल्व हुआ। ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम 1954 में हो गया। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ 1970 में, फिर 1978 से यह कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से ही जाना गया। ठीक, अगला देखिए, द कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो फेडरेशन, इसकी एपेक्स गवर्निंग बॉडी है। और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन, यूके में। ठीक, अगला देखिए, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट, एजुकेशन और रिक्रिएशन को इसका ज्यादा फोस्टर करती है। और ह्यूमैनिटी को हमने देख ही लिया कि बहुत सारे इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज आएगी तो उसमें उसकी ह्यूमैनिटी, इक्वलिटी और डेस्टिनी को डिसाइड करने का है। कॉमनवेल्थ गेम का जो वॉलंटरी एसोसिएशन है, लगभग अभी 56 इंडिपेंडेंट कंट्रीज है। और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अगर एक बार इसके हिस्टोरिकल फॉर्मेशन में देखें तो पहले इंपीरियल कॉन्फ्रेंस ऑफ 1926 में था, जहां पे यूके और डोमिनियंस जब पार्टिसिपेट लेते थे। लंदन डिक्लेरेशन ऑफ 1949, इसी से मॉडर्न कॉमनवेल्थ गेम बन के तैयार हुआ। इंडिया का देखें तो इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम जो है, नेशन जो है, 1949 में पार्टिसिपेट किया था। देखिए, और इसके फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर भी है इंडिया। और ये फोर्थ लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, यानी फोर्थ लार्जेस्ट भी है। इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कोई कर रहा है फाइनेंशियली तो इंडिया ही कर रहा है। और इंडिया ने 1983 में कॉमनवेल्थ होस्ट किया हुआ है, 2010 में भी किया हुआ। दोनों कहा हुआ था? नई दिल्ली में भी 2010 में ही हुआ था। 2010 में पहली CW जो है इंडिया फर्स्ट होती, जिसमें लगभग 71 कंट्रीज आए थे। और इसमें इंडिया सेकंड रैंक आई थी लगभग 101 मेडल्स के साथ। 2022 में बर्मिंघम गेम्स जब हुआ था, इंडिया इसने फोर्थ, जो बर्मिंघम में 2022 में हुआ था उसमें इंडिया फोर्थ आए थे। और 2026 का जो कॉमनवेल्थ गेम है वह ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। तो आप कमेंट सेक्शन में यही सबको देख पता चल गया होगा। और इंडिया इस बार सोच रही है कि 2036 तक, 2030 में इंडिया इसको होस्ट करना चाहे, क्योंकि इसका 100th ईयर होगा। अगला जो सेक्शन है हम पढ़ेंगे मैप ऑफ द डे भारत के कॉन्टेक्स्ट में। आज का मैप ऑफ द डे भारत में कोई क्या है? थार डेजर्ट। थार डेजर्ट कहाँ सिचुएटेड है? और गौर से आप देखेंगे तो लगभग जो इंडिया का वेस्टर्न पार्ट है वहां पे सिचुएटेड है। और ये इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाता है, इंडो पाक बॉर्डर बनाता है। यहीं पर आपको 1971 में बैटल ऑफ लोंगीवाला जो हुआ था उसके आसपास के एरिया में भी देखा गया था, इस एरिया में देखने को मिला था। और ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव एरिया होता है बॉर्डर सिक्योरिटीज के मामले में। और इसकी एक्सपेंशन की बात करें तो गुजरात का कुछ हिस्सा आता है, राजस्थान तो पूरा है ही, हरियाणा का भी कुछ हिस्सा आएगा और पंजाब का भी कुछ हिस्सा आता है। तो कभी एग्जाम में आए तो बताना है कि थार डेजर्ट का जो एक्सपेंशन है वो हरियाणा, पंजाब
राजस्थान का है तो है ही, और गुजरात में भी कुछ एरिया आता है। और इसकी अगर बात करें तो एक्सपेंशन लगभग इसकी अरावली हिल जो इसी आसपास में है, तो वहां पे भी इसको देखने को मिलता है, अरावली हिल्स में भी। चलिए इसके कुछ कुछ इंफॉर्मेशन देख ले। तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है उसको थार डेजर्ट भी कहा गया है, थार डेजर्ट कहा गया है, और ये नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है। लगभग 2 लाख किलोमीटर के स्क्वायर इसका एक्सपेंशन है, और ये इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाता है। और जो थार डेजर्ट का है वो लगभग 15% पाकिस्तान में है, और 85% जो है हमारे इंडिया में है थार डेजर्ट का। अरावली हिल्स की तरफ एक्सटेंशन दिखता है, और रन ऑफ कच्छ का साउथ वेस्ट में, यानी नॉर्थ ईस्ट इसका एक्सपेंशन अरावली हिल्स तक है, और साउथ ईस्ट का साउथ वेस्ट कच्छ तक है। पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान तो है ही, इसका जो है डेजर्ट नेशनल पार्क भी आपको मिलेगा। थाल चापर सेंचुरी जो है, जबकि 7 किलोमीटर स्क्वायर है, चूरू डिस्ट्रिक्ट में भी इसके थार डेजर्ट के ही पार्ट में है। और वहां पे ब्लैक बक और फॉक्सेस ज्यादा फेमस है वहां का। और सुंधा माता कंजर्वेशन रिजर्व जो है जलोर डिस्ट्रिक्ट में, लगभग 1,17,469 49 किलोमीटर के जो फैला हुआ है, वो भी थार डेजर्ट का पार्ट है। अगर थार जो डेजर्ट है या फिर ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, उसमें कुछ कुछ स्पीसीज जो मेजर स्पीसीज है, जैसे कि ब्लैक बक, चिंकारा, इंडियन वाइल्ड एस, कार्कल और रेड फॉक्स आपको मिलेगा। पीकॉक्स एंड ग्राउस भी वहां पे मिलेगा। और यहाँ की जो सॉइल है लगभग उसमें ड्राई और सैंडी है, और विंड इरोजन आपको ज्यादा मिलेगा। ड्यून शिफ्टिंग भी होगा। ड्यून शिफ्टिंग होता क्या है, जैसे आप देखते होंगे ये जो डेजर्ट के एरिया में ना, इस तरह के आपको फॉर्मेशन मिलते होंगे। आप रेतीला देखते होंगे ऐसे ऐसे करके एक ऐसे बनता होगा, तो ड्यून दरअसल इस तरह का शेप का होता है। तो ये शिफ्टिंग होता है। शिफ्ट कैसे होगा, जैसे हवा तेज आएगी तो उसको यहाँ से उठा के कहीं दूसरी जगह तीसरी जगह चौथी जगह चले के जाएगा। तो ड्यून्स की वहां पे शिफ्टिंग ज्यादा देखने को मिलती है। और इंदिरा गांधी कैनाल जो इंडिया की लार्जेस्ट कैनाल है, यहीं से थोड़ा इसको वाटर रॉड चेक्स मिलता है वहां पे। और इसकी और भी इंपॉर्टेंट बात करें तो लाल सुहानारा बायोस्फीयर रिजर्व जो पाकिस्तान के थार डेजर्ट का यूनेस्को रिकॉग्नाइज साइट है। डेजर्ट सपोर्ट 171 बर्ड स्पीसीज को करता है। लार्ज 23 लेजर्ड स्पीसीज मिलेंगे, 25 स्नेक स्पीसीज मिलेंगी, और जो कि बहुत ही अब एंडेमिक होने पे है। और 40% की राजस्थान की जो पॉपुलेशन है जो थार डेजर्ट एरिया में आती है, फॉलो होती है। और एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री सारे इसमें मेन ऑक्यूपेशन है इसके। राजस्थान डेजर्ट फेस्टिवल भी आपको देखने को मिलेगा। थार डेजर्ट में एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर मिलेगा, लगभग हाई टेम्परेचर मिलेगा, और एनुअल रेनफॉल बहुत ही कम है। और बारछांस जो है ड्यून्स होते हैं ऐसे, और कॉमन ज्योग्राफिक। और पलौड़ी और जैसलमेर सम ऑफ द हाईएस्ट टेम्परेचर इन द इंडिया, यानी पलौड़ी और जैसलमेर के एरिया में आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे है लूनी रिवर जो कि अरावली रेंज से ओरिजिनेट होती है, और थार डेजर्ट में और एकमात्र रिवर है वहां पे आपको, और वो भी गर्मियों के मौसम में वो आपको सूखा पड़ जाता है वो। मेजर डिस्ट्रिक्ट जो कवर होते हैं राजस्थान के थार डेजर्ट एरिया में, वो है बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और चूरू। विंड इरोजन वहां पे बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। नोमैडिक ट्राइब्स जैसे रायकास और बिश्नोइस आपको इसी एरिया में मिलेगा। तो ये था ग्रेट इंडियन थार डेजर्ट से रिलेटेड आज के मैप ऑफ द इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। अगला देखिए मैप ऑफ द वर्ल्ड में, क्रिसमस आइलैंड। जो क्वेश्चन आज आप हमने पढ़ा उसमें वही क्वेश्चन आज हमारे कॉन्सेप्ट मैप ऑफ द डे में भी आ गया। तो हमने क्या बताया था, क्रिसमस आइलैंड कहाँ पे है। मैप में भी आपको शुरू बताया था कि ऑस्ट्रेलिया की एक्स्ट्रा टेरिटरी है, जहां पे ऑस्ट्रेलिया के मेन लैंड से बाहर है, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया का ही पार्ट है। तो मेजर क्रिसमस आइलैंड हमने थोड़ा सा देखा ही था वहां पे। और ये न्यूज में क्यों है, इसके पीछे वजह है कि यह गूगल जो है ना वहां पे एक मेजर एआई डेटा सेंटर बनाना चाह रही है, बहुत बड़ा एआई डेटा सेंटर बनाना चाह रही है वहां पे, डिफेंस क्लाउड डील होने के बाद। और क्रिस्मस आइलैंड के बारे में आपको बताया था, क्रिसमस आइलैंड की ऑस्ट्रेलिया की एक्सटर्नल टेरिटरी है नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन ओशियंस में। मैंने आपका लोकेशन भी बताया था आपको, आपको फिर से एक बार बढ़िया से एक लोकेशन दिखा दे तो ये रहा, यहाँ पे है ये क्रिसमस आइलैंड, यहाँ पे। ठीक, देखिए ये ऑस्ट्रेलिया मेनलैंड है, ये थोड़ा दूर है, लगभग आपको जावा और सुमात्रा के ठीक नीचे मिलेगा ये आपको इंडियन ओशियंस में क्रिसमस आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया। आगे देखिए, लगभग यह 300 किलोमीटर साउथ है जावा इंडोनेशिया के, और 1550 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट है मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया के।
और लगभग 135 स्क्वायर किलोमीटर स्मॉल इकोलॉजिकल रिच आइलैंड होता है। ये बहुत ही रिच है आइलैंड इकोलॉजिकली। और यहाँ इसको जो एडमिनिस्टर कर रहा है कौन कर रहा है? कैनबरा। कैनबरा मतलब ऑस्ट्रेलिया की राजधानी से इसको मॉनिटर किया जा रहा है। और भी इसके इंपॉर्टेंस देखें तो हाईएस्ट एलिवेशन पॉइंट मुर्रे हिल है इसकी, जो कि 361 मीटर हाइट है उसका। और डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा वहां। लगभग 63% इसका जो एरिया है लगभग डेंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के कवर्ड है। इसमें आपको रेड क्रैब माइग्रेशन सीज ओवर 50 मिलियन क्रैब्स। आपने अभी रिसेंटली में भी एक इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट बहुत ज्यादा वायरल हुआ था जिसमें ये दिखाया गया था कि एक साइन, एक रोड है, कुछ इस तरह से था वो कि एक रोड है और इस पे बहुत सारे क्रैब्स रोड क्रॉस कर रहे हैं, क्रैब्स। और वह रोड क्लोज्ड था। वहां पे एक बोर्ड लगा रखा था कि द रोड इज क्लोज्ड फॉर द माइग्रेशन ऑफ ग्रेट क्रैब्स। यानी वह क्रैब्स के माइग्रेशन की वजह से इस रोड को क्रॉस करना, अभी भी वो रोड बंद है, उनकी माइग्रेशन के लिए है। तो वो रेड क्रैब्स भी आपको यहीं पे मिलेगा। और यहाँ पर माइग्रेशन आपको एनुअली आप देखने को मिलता है। और भी मेजर पॉइंट देखें तो ये जो क्रिसमस आइलैंड है वह इंडो पैसिफिक कोरल ट्रायंगल का एक पार्ट बनता है, जो कि हाई मरीन डाइवर्सिटीज में है। लगभग 63% का जो आइलैंड है वह क्रिसमस आइलैंड नेशनल पार्क के अंडर में आ जाता है। और ये भी एक रामसर वेटलैंड साइट में आता है। और इसका इंटरनेशनल इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस आपको रामसर वेटलैंड साइट में होने की वजह से ज्यादा देखने को मिलेगा। इंडो इंडो ऑस्ट्रेलिया टेक्टोनिक प्लेट्स का एक एज है ये। और ये सबडक्शन जोन का भी पार्ट है। इसके कोको आइलैंड जो है यहाँ पे लगभग 900 किलोमीटर वेस्ट है। क्रिसमस आइलैंड के कोको आइलैंड, कीलिंग आइलैंड भी जिसको कहते हैं, वो लगभग 900 किलोमीटर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में है ये इसके। और फॉस्फेट डिपॉजिट्स जो गुआना एक्लोमेशन, जो एंशिएंट लाइमस्टोन के देखने को मिलता है, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे गूगल ने शुरू में ही बताया था एआई बेस्ड एक डेटा सेंटर बनाना चाहती है ताकि उसके डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया जा सकता है। और टाइम जोन ऑफ आइलैंड क्या है? यूटीसी प्लस 7 आवर्स, जो कि वेस्टर्न इंडोनेशिया के बिल्कुल सिमिलर है। यानी जो इंडोनेशिया का जो वेस्टर्न एरिया है वहाँ का जो टाइमलाइन होगा उसी के बेस्ट पे है। और ऑफिशियल करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। जब ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया के अंदर में है तो होगा ही होगा। तो ये था मैप ऑफ द डे वर्ल्ड में के अकॉर्डिंग। अब आपका बिल्कुल लास्ट पार्ट आपको दे दिया जाता है, वो आपके लिए है, जिसमें आपको क्वेश्चन दे दिए गए हैं। आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, अगले वीडियो में हम इसका आंसर बताएंगे। पहला क्वेश्चन मैं एक बार प्ले कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। फर्स्ट सेकंड लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स क्वेश्चन, सेवन, सिक्स का जो ऑप्शन है आपको राइट साइड में मिल जाएगा। सेवेंथ राइट साइड में है। एट्थ, ये ऑप्शन ये रहे। ठीक, एक बार फिर से मैं प्ले कर देता हूँ ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो जाए। ठीक है, आई होप अपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा ऑनेस्टली। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके सॉल्यूशन के साथ ही। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।